अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और एक बार फिर आपको ईद के दूसरे रोज़ को शामदीद कहते हैं। हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन ईद मेहरबा में, और आज मेरे साथ जो है वो दो बड़े दिलचस्प और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कल जो आपने हमारा प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमाया उसमें हमारे साथ ब्रिगेडियर आमिर जाहिद साहब और बरकत रिजवी साहब थे। आज हमारे साथ सेहत से रिलेटेड दोनों शख्सियात मौजूद हैं और आज का प्रोग्राम भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये दोनों भी हैदराबाद की एक संजीदा शख्सियत मानी जाती हैं और आज हम इनसे वही मज़े की चटपटी बातें करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये जो हड़ताल वाली और जो दुखों वाली और जो है वो एक टेंशन वाली जो ईद है, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि अपने कंटेंट के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए आपको जो है वो थोड़ा बहुत इंटरटेन करने की कोशिश करें, कुछ अच्छी गुफ्तगू। और जो शख्सियात मेरे साथ मौजूद आ रही हैं इस ईद मेहरबान ट्रांसमिशन में, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके वो ज़िंदगी के वो पहलू उजागर करें, उनके बारे में वो जो है वो चीज़ें आप तक जो है वो पहुँचाएँ जो इससे पहले शायद आप ना जान सकें और शायद कभी ना जान सकें। तो सबसे पहले मैं अपने पहले मेहमान का तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद है हाजियानी डे नाइट अस्पताल के MS, हैदराबाद शहर का एक बहुत बड़ा मारूफ समाजी नाम है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त समाजी खिदमात में पेश हैं डॉक्टर इकबाल हारून साहब। सर, वेलकम करते हैं आपको ईद के दूसरे रोज़। इस वक्त आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे मेहमान मेरे इस वक्त मौजूद हैं, उनका भी ताल्लुक हेल्थ से है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी ताल्लुक है। इसके अलावा आई सल्यूट यू फाउंडेशन के जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं और बड़ी नफीस और मीठी शख्सियत हैं। जब भी बात करते हैं बहुत प्यार से बात करते हैं और मुझे खुद ज़ाती तौर पर उनसे जब भी गुफ्तगू होती है तो उनका जो है वो एक बड़ा मोहब्बत वाला अंदाज़ होता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर खान साहब। सर कैसे हैं? वेलकम करते हैं आपको भी। दोनों शख्सियात का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि ईद के इस मसरूफियात में फैमिली का टाइम होता है, उसमें होता है आप हमारे साथ इस वक्त जो है वो बराह रास्त बैठे हैं। कैसी गुजर रही है डॉक्टर साहब ये हड़ताल वाली ईद? आप सही कह रहे हैं कि ये इसको दुखों वाली ईद भी कहेंगे हम, बट टेंशन वाली है। इकोनॉमिकल तौर पे भी हम देखेंगे माशी हालत अच्छे नहीं है और ऊपर से कोविड-19 की जो तबाहकारियाँ हैं वो सामने नज़र आ रही हैं और ख़ासकर हमारे जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ जो तबाही मचाई है उसके बड़े असरात हमारे लोगों ने इसको लिया है और मैं समझता हूँ उसी वजह से लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया है और टेंशन में भी आ गए, क्योंकि इस बीमारी में जो सबसे माइनस पॉइंट वो टेंशन है। बिल्कुल। तो हमें जो है टेंशन वाली ईद कहलाएगी, दुख वाली ईद कहलाएगी और ख़ासकर उन गरीब लोगों के लिए जो डेली बेसिस पे काम करते हैं वो लोग बड़े प्रॉब्लम में भी। नासिर भाई, आपकी जो है वो ये हड़ताल वाली जो ईद है वो कैसे गुजरी? आज ईद का दूसरा दिन है, पहला दिन कैसा गुजारा? और आप जैसे डॉक्टर साहब ने एक छोटा सा एक अपना रिव्यू दिया, आपका क्या रिव्यू इस हवाले से? इस तरह से ही है कि लास्ट ईद में भी ये कोविड के मामला सबके सामने थे और काफ़ी परेशान कुन था। यकीनी तौर पे ईद दो ही त्यौहार हमारे ऐसे होते हैं मजहबी तौर पे जो हम बहुत जोश व जज्बे से मना रहे होते हैं। इस बार भी ऐसा ही है, बच्चे तो बहुत खुश हैं यकीनन, लेकिन मैं अक्सर जगह पे जिक्र करता हूँ कि पिछली ईदों से ज़्यादा इस ईद पे आपको अपने इर्द गिर्द नज़र रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ईद से पहले कोई रमज़ान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बिज़नेस जो है वो बंद हो गया या बंद करना पड़ गया और बड़ी परेशानी के साथ लोग जो है ना इस ईद को मना रहे। तो अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें अपने, क्योंकि ईद अकेले नहीं मनाई जाती, लोगों के साथ मनाई जाती है। तो अपने इर्द गिर्द अगर खुशियाँ हैं तो आप भी खुश रहेंगे। मेरा मैसेज तो यही है कि अपने इर्द गिर्द भी ध्यान रखें और उसके साथ आपको, डॉक्टर साहब को और तमाम लोगों को ईद मुबारक। बिल्कुल। और मैं भी अपनी जानिब से जो है वो अपने तमाम नाज़रीन को, जो कि मैं भूल गया था, कि एक दफ़ा फिर जो है वो आपको मेरी जानिब से, मेरी पूरी हैदराबाद न्यूज़ की इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ईद का दूसरा दिन है, एक बार फिर अपने तमाम नाज़रीन को मैं कहता हूँ ईद मुबारक। गुफ्तगू का मज़ीद आगाज़ करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ ये गुफ्तगू तो कल भी हुई थी कि वो मतलब ये सारी चीज़ें तो हम हर ईद पर हम ये पैगाम देते हैं कि अपने गरीबों को याद रखें चीज़ें। जैसा मैंने आपको कहा कि इन दोनों शख्सियात, क्योंकि ये दोनों संजीदा शख्सियात हैं, तो इनसे कुछ इस तरह की मज़े की बातें करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा जो है वो जहनी सुकून हासिल हो, लोगों को जो है वो कुछ अच्छी चीज़ें पता चलें। तो सर, अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं कुछ सवालात आपसे, कुछ पर्सनल सवालात, कुछ इंटरटेनिंग सवालात कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ईद जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त हमारा जो है वो ट्रेडिशन है और मुसलमानों का ख़ास तौर पर सबसे बड़ा त्यौहार होता है और ये त्यौहार समझ लें कि पूरे साल हम इसका इंतज़ार करते हैं। रमज़ान में पूरे रोज़े रखते हैं, हर तरह से मतलब हर कोई इस त्यौहार को अपने तरीके से भरपूर अंदाज से मनाने की कोशिश करता है। तो पहली चीज़ तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो ईद आई है, पिछले साल भी कोविड था, लेकिन क्या है कि वो लास्ट में परमिशंस मिल गई थी और वो मतलब थोड़ा सा ज़रा लॉकडाउन को जो है रिलीज़ कर दिया गया था। इस बार ईद आते के साथ ही सख्ती की गई है, मतलब पिछली दफ़ा रिलीज़ किया गया था। तो एक तो ये है कि ये ईद जो है वो बाकी ईदों के मुकाबले में कैसी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इस ईद को किस तरह मनाते हैं, फैमिली को किस तरह टाइम देते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। थैंक यू। पहले तो मैं आपके तवज्जुह से तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक।
बहरहाल ये हमारा त्यौहार है और मज़हबी तौर पर दो ही त्यौहार होते हैं, जैसे ना समझा है कि ईद उल फितर और ईद उल जुहा। तो ये रमज़ान के बाद शुक्र की ईद है ना, अल्लाह ताला के आगे हम शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमारे इस मुबारक महीना हमें दिया। अब ये मुबारक महीना इबादत के लिहाज से इस अफजल को महान ही है ना, लेकिन वही बात में जिसमें हम बात करना चाह रहे थे कि हम दुखी हैं इसलिए कि ये कोविड जो है इसने बड़ा प्रॉब्लम किया है हेल्थ के लिहाज से भी और माशी तौर पर भी। अब यकीन करें हर डॉक्टर जो है ना अपनी डॉक्टरी भूल गया है ना। अब हमारी नज़र में हम सबको कोविड की तरह देखते हैं ना, यानी हमारे पास को पेशेंट आता है, उससे खांसी हो रही है, बुखार है, तो हमारा जहन ही आता है कि उन सारे टेस्ट कराएं, मार्कर टेस्ट कराएं और हम इसको तशख़ीस करें कि इसको जो है ये। तो इस लिहाज से बड़ा प्रॉब्लम है एज ए डॉक्टर, टेंशन वाला माहौल है हर जगह पे। और फिर इसकी जो है ना एहतियात ये है कि घर में एक हो गया तो ये इसीलिए सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है, वो सबको लगता है। अब हमारे घर हमारा जो निज़ाम है या हमारा जो कल्चर है उसमें कंबाइंड फैमिली सिस्टम है ना, हम लोग कंबाइंड सिस्टम फैमिली हैं। एक घर में बाप भी है, वालिदैन भी हैं, भाई भी हैं, बहनें भी हैं। तो और गुर्बत की वजह से और छोटे घर हैं, मकान छोटे हैं, तो ये बीमारी इसलिए ज़्यादा भी फैल रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो ख़तरनाक नताइज नहीं आए, ना अभी तक आए और ना आए अल्लाह करे, जो जिसके बारे में कहा जा रहा है इस वक्त भी। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल हमें तो बहुत एहतियात करनी है और उसको संजीदगी से लेना चाहिए और ले भी रही है गवर्नमेंट, लेकिन आवाम की तरफ से जो है वो रिस्पॉन्स नहीं है आम पब्लिक की तरफ से कि जो होना चाहिए। आप अपनी जो ईद है इस ईद को हटा देते हैं, इसके अलावा जो गुज़िश्ता ईदें गुजरी हैं तो फैमिली को, क्योंकि आप एक मसरूफ़ शख्सियत है हैदराबाद की, तो मैंने आपसे सवाल ये किया था कि ईद किस तरह मनाते हैं, ईद पे आपकी क्या एक्टिविटी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि इस आस्ते आस्ते जो है ना लोग अब ये त्यौहार ही रह गए जिसमें हम लोग करीब से करीब होते हैं ना। बिल्कुल। तो हम सब भाई सुबह उठते हैं और नमाज एक जगह पढ़ते हैं। दो हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि नमाज ईद की एक साथ पढ़ें और उसके बाद हम कब्रिस्तान जाते हैं और उसके बाद बहनों के पास जाते हैं। फिर वो पूरा दिन बच्चों के साथ गुजारते हैं, शाम को जाकर दोस्तों में बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं कि कहीं जाना नहीं है, क्योंकि वैसे 3 दिन की छुट्टी तो होती थी, अब तो खैर ज़्यादा छुट्टी हो गई हैं, तो छुट्टियों में ही हम लोग आजकल जैसे आपने हड़ताल है तो मतलब भी मिलते हैं, मिलाने का दिन है, मिलते हैं लोगों से। तो लेकिन अब तो इसमें ये कहा गया है कि जो बीमार है उसके पास जाना नहीं है और जो सही है उससे मिलना नहीं है। तो ये एक बड़ा सा एक अजीब सी चीज़ हो गई है कि आपको अपने घर में बैठना है और तना रहना है। सही बात। तो ये हो गया है। अच्छा, कोई ऐसी मुनफरिद चीज़, क्योंकि हर घर का एक रिवाज होता है, एक रिवायत होती है, हर घर में आप किसी से भी सुनेंगे तो उसके घर में, मतलब किसी के घर में किसी तरह ईद मनाई जाती है, कोई किसी तरह मनाता है, तो कोई ऐसी मुनफरिद चीज़ जो आपके घर में, आपकी फैमिली में ईद के मौके पे की जाती है, वो ज़रा नाज़रीन से शेयर करें। एक्चुअल हम 3 भाई हैं ना, तो हमारे घर में मेरी कोशिश ये होती है कि इस त्यौहार को जो है ना हम इसको सेलिब्रेट करें। तो हम ये अभी तो प्रोग्राम नहीं बनाया हमने क्योंकि कोविड की वजह से, लेकिन हम ये करते हैं अमूमन हमारे जो ख़ानदान का अफराद, जैसे मेरी बहनें हैं, उनके ससुराल हैं, उनके जो है हमारे दामाद हैं, और हम 7 बहन भाई हैं, तो मैं उन लोगों को अपने घर इकट्ठा करता हूँ डिनर पे और उसको सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हमारे ख़ानदान के तमाम जो बच्चे होते हैं उनमें जो जिससे नुमाया पोजीशन ली होती है तालीम में या किसी भी एक्टिविटी में, तो उसको हम शील्ड देते हैं। और एक डिबेटिंग कंपटीशन भी होती है और घर के अंदर। अच्छा, ज़बरदस्त, वाओ। वो हम करते हैं और वो क्या है कि वो क्योंकि मैं जो इस मकाम पे पहुंचा हूँ तो मुझे मालूम, मैं खुद समझता हूँ एक थपकी होती है ना, अप्रिसिएशन, एक छोटा अप्रिसिएशन कुछ लोगों को बहुत बुलंदी पे ले जाता है ना। तो मैं जो डॉक्टर बना हूँ अपने ख़ानदान में, तो मुझे मालूम है कि एक छोटी शील्ड जो होती है जिसकी कोई कीमत तो नहीं होती बाजार, लेकिन जब वो स्टेज दी जाती है तो उसके बड़े दूर अंदेश जो है ना उसके नतीजे मिलते हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम ख़ानदान के बच्चों को, बच्चियों को उनके उस एजुकेशन के हवाले से, या उन्होंने क़र्ज़ में कोई हिस्सा लिया हो, या उन्होंने गैर नसाबी जिसको कहते हैं उसमें खेलों में हिस्सा लिया हो और नुमाया पोजीशन ली हो, तो उसको हम शील्ड बनाते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं, बड़ी क्लिपिंग कराते हैं। तो इस तरह हम ये सेलिब्रेट करते हैं और वो इसको एंजॉय करते हैं।
नाज़रीन देखा आपने, मैंने आपको कहा था ना कि आपको वो बातें पता चलेंगी, वो मुनफरिद बातें पता चलेंगी जो शायद ये किसी से डिस्कस ना करते, ना किसी को पता होता, या पता होगा तो बहुत ही इनके करीबी जो रुफ़क़ा होंगे या अहबाब होंगे उनको पता होगा। ये बहुत डिफरेंट एक मुनफरिद चीज़ मुझे डॉक्टर साहब ने बताई कि ईद के मौके पर इनके घर में गेट टुगेदर होती है और उसमें जो उनके बच्चे होते हैं, इनके ख़ानदान के जो बच्चे होते हैं, उनमें जो भी कोई किसी भी शोबा ज़िंदगी में जो है मुनफरिद अगर वो आगे होता है या होता है तो उसको शील्ड दी जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि घर के एक फंक्शन में शील्ड दी जाए। हालांकि ये तो ऐसा तो सेमिनार्स में और प्रोग्राम में होता है, तो नो डाउट डॉक्टर साहब ये तो बड़ा ज़बरदस्त और एक मुनफरिद आइडिया भी आपने दिया है नाज़रीन को, और ये बड़ा ज़बरदस्त, ये वाकई में एक मुनफरिद ईद का तरीका है मनाने का। नासिर भाई आपसे सवाल करूँगा, डॉक्टर साहब ने तो अपना मुनफरिद तरीका बता दिया, आप क्या ऐसा क्या मुनफरिद होता है और आप अपनी ईद किस तरह मनाते हैं इस ईद को हटा के? देखिए जनरली हमारे घर में तो सालों से मतलब खुशियाँ सबके यहाँ मनाई जाती हैं, सेलिब्रेशन भी सबके यहाँ होती है। अब सालों से मेरी वालदा जो हैं वो बहन भाइयों में बड़ी थी, मैं भी अपने बहन भाइयों में बड़ा हूँ, तो हमने तो यही देखा कि सेकंड डे पे जो है वो ईद के जब वालदा थी तो सारे मामू वगैरह सारे क्योंकि मेरे वालिद भी बड़े थे तो सारी फैमिली जो है वो एक जगह जमा होके गेट टुगेदर करते थे। फिर वालदा की डेथ के बाद जो है इसको, क्योंकि मैं बड़ा था तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। अब भी ईद का सेकंड जो डे है वो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा गैदरिंग होती है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। अब तो माशाल्लाह क्योंकि मेरी वालदा जो है वो 14 बहन भाई थे माशाल्लाह, तो कुछ बाहर हैं कुछ यहाँ हैं, लेकिन बहरहाल अब क्योंकि हम सेकंड जनरेशन जो है उसकी भी औलादें हैं तो सिर्फ ननियाल साइड से कज़न वगैरह मेरे जो है वो 50 से प्लस बन जाते हैं माशाल्लाह। तो जो पाकिस्तान में मौजूद हैं अगर वो भी जमा हो जाएं तो हम 40-50 लोग तो घर में हो जाते हैं। एक दिन तो आपके घर में हाँ, वैसे ही पक एक जाती दिन होगी। बिल्कुल एक दिन मतलब अब बड़े मामू जो हैं वो रखते हैं लास्ट डे का, सेकंड डे मेरे यहाँ आ जाते हैं फिर कराची में क्योंकि मामू होते हैं, तो फिर या तो वीकेंड अगर करीबी आ रहा होता है चौथे पाँचवें दिन पे तो वो फिर वो उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, वरना उमूमन तीसरे दिन। तो ये 2 सेलिब्रेशन होती हैं क्योंकि अब हमारे यहाँ वो पार्क वाला या वो तो रहा नहीं, तो हमारे यहाँ तो फैमिली गेट टुगेदर्स की सेलिब्रेशन ही जो है ना वो इन्जॉय करते हैं हम लोग। और यकीनन ये अच्छा भी है, अच्छा इस सेंस में है कि आप ये देखें कि पूरे साल आपको मौका नहीं मिलता हर फैमिली से जाके मिलने का, सही बात है। तो यकीनी तौर पे एक अच्छा मौका होता है कि अगर कोई 1 या 2 घरों में जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे सेलिब्रेशन रख ली जाए तो आसान हो जाता है कि सबके लिए जमा होना और एक जगह पे आना, वरना इसके कि वो 14-15 घरों में जाया जाए तो बड़ा मुश्किल काम है। तो यही एक सेलिब्रेशन का तरीका है और बाकी कि इंशाल्लाह इसमें मैं तो ये कहूँगा कि हमारे और भी दोस्तों के प्रोग्राम भी इस तरह से होने चाहिए। कर रहे हैं इस बार तो हम प्लान कर रहे हैं कि क्योंकि कोविड के ऐसे पूरे साल में ही हमारे कोई ऐसे ख़ास प्लान नहीं हो सके, तो इस बार कोई प्लान कर रहे हैं कि शायद ईद के बाद या थोड़ा सा माहौल बेहतर होने के बाद कोई अच्छा गेट टुगेदर प्लान करें दोस्तों से। आई सैल्यूट यू फाउंडेशन के बारे में आपने मुझे बताया, थोड़ा तो उसका बताएं, उसका क्या मंशूर है, वो क्या काम कर रही है, किस तरह काम? देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है ना डेवलपमेंट, ये एक तो ये कि सैल्यूट यू फाउंडेशन है, इसे आई ही खलज नहीं है Sorry, इसमें। हाँ। तो सैल्यूट यू फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ से शुरू हुआ था कि बहुत सारी जगहों पे ना हम अपने इदारों को मलाइन कर रहे होते हैं। अपने इदारों से मुराद ये नहीं है कि गवर्नमेंट इदारे ही हों, प्राइवेट इदारों को भी हम मलाइन कर रहे होते हैं और करना भी चाहिए, अगर गलत काम है तो करना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा होता है कि हमारे इदारे में छोटे छोटे लोग बहुत सारा अच्छा काम भी कर रहे होते हैं। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को लास्ट 2 से 3 साल से डेवलप किया। ख़ास तौर पे मेरी जो हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से जो है वो मेरी हमेशा से प्रायोरिटी रही है क्योंकि मेरी वालदा जो है वो टीचर थी। तो हमने 2 शोबों में ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ स्कूल्स में जाके इस तरह के प्रोग्राम किए जिसमें कोई निचले स्टाफ का ऐसा नुमाइंदा है जिसने पूरे साल सिर्फ ये सोच के छुट्टी नहीं की कि मेरी छुट्टी से काम का हर्ज होता है या उसने कोई और कारनामा इस तरह का अंजाम दिया। तो हमने सालाना बेसिस पे जो है वो मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिलके, हेल्थ के साथ भी मिलके 2 से 3 प्रोग्राम किए जिसमें लम्स को भी हमने इन्वॉल्व किया था कि वहाँ कुछ ऐसे करैक्टर हम लेके आए सामने लोगों के जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हम उनको शायद गिनते भी नहीं हैं, यानी जब हम डिस्चार्ज होके जा रहे होते हैं तो शायद हम उनको देखते भी नहीं उस लेवल पे। इसी तरह एजुकेशन में जो दरवाजे पे पियोन हैं वो बड़ी सिंसेरिटी के साथ एक एक बच्चे को वालिदैन तक पहुंचाना और बड़ी याद रख के कर रहा होता है।
तो इस तरह के छोटे छोटे से प्रोग्राम हमने इनिशियल किए थे। अब इसको हम आगे भी मुख्तलिफ इदारों तक ले जाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि यकीनी तौर पर बिज़नेस के साथ बड़ा मुश्किल होता है कि चंद लोगों के साथ किसी भी प्रोग्राम को ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करना, तो साल में 4-5 प्रोग्राम ही हम कर पाते हैं, जिसमें से 2 से 3 हेल्थ पे होते हैं, 2 से 3 एजुकेशन पे। कोशिश ये है कि निचले जो स्टाफ है, जिसने कोई इवन हम पुलिस में भी एक करने लगे थे, फिर मुझे जहन में ये आया कि बाज़ औक़ात ये होता है कि वो इदारा इस तरह का है कि इन्फ्लुएंसिव इदारा है, तो इसलिए फिर वहाँ हमने पोस्टपोन कर दिया। अब हेल्थ पे ही हमारी ज़्यादा कोशिश है। मेरी ज़ाती राय भी है कि ये 2 सेगमेंट ऐसे हैं कि अगर पेरेंट्स, हुकूमत इन 2 सेगमेंट में अपने आने वाली जनरेशन को डेवलप कर दे, तो किसी और किस्म की कोई ग्रोथ देने की ज़रूरत नहीं होती। आप एजुकेशन बेहतर कर दें और आप हेल्थ प्रॉपर प्रोवाइड कर दें, आपकी नस्ल खुद ब खुद डेवलप होगी। तो मेरी इसलिए ख्वाहिश हेल्थ और एजुकेशन पे ही है ज़्यादा काम करना। अच्छा, बेसिकली मतलब जो सल्यूट यू फाउंडेशन है उसका काम ये है कि जो छोटे छोटे जो मुख्तलिफ इदारों में या मुख्तलिफ जगहों पर जो लोग हैं, जो मतलब निचले तबके के, निचले दर्जे के जो लोग होते हैं, उनको जो है आप अप्रिशिएट करते हैं, उनकी मेहनत को उनको जो है अप्रिशिएट करते हैं। उनके जैसे सीनियर DHO से हमने रब्ता किया था, लम्स से हमने रब्ता किया कि कौन से ऐसे मतलब हैं मिसाल के वर्कर्स को ज़्यादातर, क्योंकि अफसरान को तो देखें पूरा हैदराबाद ही माशाल्लाह तो एक ट्रेंड चला हुआ है माशाल्लाह। हैदराबाद आपको पता है नंबर 1 पे आ गया है पूरे पाकिस्तान में। हैदराबाद, डॉक्टर साहब, इस वक्त हैदराबाद नंबर 1 पर है पूरे पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा अजरकें यहाँ पे बनाई जाती हैं। अच्छा, माशाल्लाह हैदराबाद में सबसे ज़्यादा समाजी रहनुमा इधर हैं पूरे पाकिस्तान में। एक तरफ अगर आप मरदमशुमारी करा लें समाजी रहनुमाओं की, तो सबसे ज़्यादा हैदराबाद से निकलेंगे। ठीक है ना, हर गली में जो है वो एक समाजी रहनुमा मौजूद है। इवन अब तो जानवरों में पैदा हो गए ना, बाकायदा कुत्ते बिल्लियों में भी समाजी रहनुमा पैदा हो गए, वो अपने जानवरों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। जितने समाजी रहनुमा हैदराबाद में नज़र आते हैं, फेसबुक देखें तो भरी पड़ी है। तो मतलब माशाल्लाह से यहाँ पे अफसरान की तो माशाल्लाह कमी नहीं है ना। मतलब उनकी तो हर कोई सोने का ताज पहना है। आपने इसमें देखा नहीं होगा, कोई जो है वो किसी को मेडल दे रहा है, कोई शील्डें तो भर दी हैं इन्होंने। मतलब आप भी माशाल्लाह डॉक्टर साहब हैदराबाद में, नासिर भाई भी मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये अच्छी बात है कि मतलब निचले तबके के लोग हैं, उन्हें कौन अप्रिशिएट करेगा। मतलब जो ज़ाहिर बात है, जैसे आपका अस्पताल है, आपके अस्पताल में जो है वार्ड बॉय है, आपके अस्पताल में नर्स है, वो बहुत अच्छा काम करती है, और अगर वो बेचारी अपनी, हालांकि वो नौकरी करती है, तो उसको अप्रिशिएट किया इसका कॉन्सेप्ट एक ये भी था कि अगर डॉक्टर साहब अपने अस्पताल के अंदर उसको बुलाते हैं और 2000 रुपये दे के कोई शील्ड दे देते हैं, तो शायद वो इतना मतलब महसूस करेगा कि भाई चलें डॉक्टर साहब ने रिकॉग्नाइज़ किया। लेकिन एज अ पेशेंट या एज अ सिविल सोसाइटी जब हम उसको उजागर करते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि मुझे उन लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया जिनके लिए मैंने सर्विस दी है। डॉक्टर साहब के लिए उसने सर्विस नहीं दी है, इनके वो जो मुलाजिम हैं, जो PON है, उसने डॉक्टर साहब के लिए सर्विस नहीं दी है। मैं बीमार था, उसने मुझे उस बेड के ऊपर बहुत केयर के साथ और हर लिहाज से उसने तवज्जो दी है, जबकि उसको उसका कोई मुआवजा नहीं मिलना था। मुआवजा तो डॉक्टर साहब से मिलना था या अपने हॉस्पिटल से, अपने इदारे से मिलना था। तो एक तो ये वजह है। फिर दूसरे बहुत सारी जगहों पे आपको पता है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की वजह से लोग काम नहीं करना चाहते। चलें, अगर आपका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो भी गया है, लेकिन आप अपनी जॉब को एज अ सर्विस को सर्विंग कैंडिडेट के तौर पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये है यकीनी तौर पे। तो ये ज़रूरी है कि रिकग्नाइज़ किया जाए उन लोगों को जो बिल्कुल निचली सतह से काम कर रहे हैं। तो सल्यूट यू का यही कॉन्सेप्ट था। और आपने अक्सर देखा होगा कि हमने इसको कोई बहुत ज़्यादा प्रमोट सोशल मीडिया पे या किसी और फोरम पे करने की इसलिए कोशिश नहीं की कि हमारी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने इदारे में प्रमोट हो, क्योंकि हर आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि मैं इर्द गिर्द के लोग मुझे जो है रिकग्नाइज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं आपको ले जाके अमेरिका में प्रमोट कर दूं और वहाँ आपको कोई जानता ना हो, तो आप ये प्रमोशन नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं वो जाने कि उज़ैर अब जो है अच्छा प्रोग्राम कर रहा है, या डॉक्टर साहब जो है वो हेल्थ के हवाले से ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी हमने फिर उसी लेवल पे, हालांकि मेरी ख्वाहिश थी पुलिस में करने के, लेकिन क्योंकि नेगेटिविटी कहीं ना कहीं जनरेट हो जाती है, तो इसलिए मैंने नहीं किया। वरना मेरी ख्वाहिश थी कि पुलिस में भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत दयानतदारी के साथ टाइमिंग को अपनी प्रोफेशन को बिल्कुल दयानतदारी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं, तो उन लोगों को आगे लाया जाए। और उनको हम, क्योंकि हम अक्सर ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी उन्हीं पे कर रहे होते हैं, तो अगर कोई ऐसे लोग हैं तो हमें, क्योंकि वो मिसाल अगर दूसरों के लिए बनेंगे, तो जो लोग गलत कर रहे हैं वो भी शायद उनकी मिसाल के साथ अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। बिल्कुल नासिर भाई, माशाल्लाह। और मैं आपको जो है वो आपकी फाउंडेशन है सल्यूट यू, और इस काम पर और इस बेहतरीन खिदमत पर, क्योंकि बाकी दूसरे काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, मैं कहता हूँ उसको कहना जो आजकल अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया, मैं उसको कहता हूँ मंजन बेचना। तो मंजन और चूरन तो सब बेच रहे हैं, लेकिन आप बाकी में एक डिफरेंट आइडिया लेकर आएँ
और ये भी एक तरीकाकार है, ये भी एक समाजी खिदमत है। तो आई सल्यूट यू इस बात पर। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आइडिया है और नासिर भाई के पास एक अच्छा विजन है और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। मतलब समाजी खिदमत तो माशाल्लाह हैदराबाद में मैंने जैसे अभी कहा कि बहुत समाजी रहनुमा है, लेकिन ऐसे डिफरेंट आइडियाज़ होने चाहिए, ऐसे फोरम्स होने चाहिए। तो यकीनन आपको कुछ नई चीज़ें आज पता लग रही हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो बराए मेहरबानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इस पर लाइक करें। यूट्यूब पर अभी जब ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो HD क्वालिटी में हम आपको जो इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड कर देंगे, तो यूट्यूब पर आप उसको HD क्वालिटी में देख सकेंगे। तो अगर अच्छी बात कोई आपको समझ में आ रही है और अगर हमारी ये काविश आपको अच्छी लग रही है, जिस तरह आपने करम रमज़ान ट्रांसमिशन को जो है वो अपनी भरपूर पजीराई दी, इस तरह ईद ट्रांसमिशन को भी दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। और अब वो अहम सवाल जो मैंने कल ब्रिगेडियर साहब से भी पूछा था और ब्रिगाद साहब से भी पूछा था, इन दोनों शख्सियात से भी पूछते हैं। सर सवाल ये है कि जो शादी जब होती है हमारी तो उसके बाद जो पहली ईद आती है उसको ज़रा एक इम्पॉर्टेंस हासिल होती है कि भाई वो कहते हैं ना जी वो दुल्हन की पहली ईद है, तो उस पर ज़रा अलग सा एक्साइटमेंट होता है, एक अलग डिफरेंट सा माहौल होता है, घर में भी एक अलग माहौल होता है। जब आपकी शादी हुई तो आपकी पहली ईद कैसी हुई और उसका कोई मुनफरिद वाक़या हो तो वही बताइएगा। एक्चुअल शादी तो खैर बड़ी खुशी का एक होता है, आपका लाइफ आपकी स्टार्ट ही वहीं से होती है ज़िंदगी की। दूसरा जो मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा सेकंड ईयर मेरा एग्ज़ाम था ना फाइनल ईयर MBBS का। वो उस दौर में मैं जब अभी तो लम्स है उस वक्त LMC था वो, तो वो डेट एग्ज़ाम की होती थी फिर एक्सटेंड हो जाती थी, मतलब एक एग्ज़ाम जो है 1 साल की जगह 2 साल में होता था। अच्छा। तो हमारे शादी पहले से फिक्स हो जाती थी, तो ऐसा वक्त आया कि शादी भी फिक्स रही और एग्ज़ाम भी वक्त पे आ गया। अच्छा। तो मेरी जब सुहागरात थी तो सुबह जो है वो मेरा पेपर था वाह। और उसके बाद जो है वो सेलिब्रेट हमने ईद पे ही की थी जब हमारा एग्ज़ाम खत्म हुआ। अच्छा। तो वो इस लिहाज से मुझे आज भी याद है कि मेरा जो है वो सुबह मैंने पेपर दिया है एग्ज़ाम फाइनल ईयर का और रात को मेरी सुहागरात थी वाह। और उसके बाद जो ईद आई थी उसको हमने बनाई थी और पूरे घर के साथ एंजॉय किया था। तो मतलब एक वो मुनफरिद रही आपकी और शादी भी आपकी, तो शादी यादगार हो गई याद हो गई कि ज़बरदस्त। नासिर भाई आप से पूछूंगा यही सवाल कि आपकी जो शादी की पहली ईद थी वो किस तरह गुजरी और अगर कोई उसका मुनफरिद कोई वाक़या हो कोई तो वो नाज़रीन के साथ शेयर करें। मेरी तकरीबन 20 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं शादी को। 2000 मार्च में जो है वो शादी हुई और इनिशियल डेज़ यकीनन जैसे सबके खुशगवार होते हैं उसी तरह थे, लेकिन क्योंकि मेरी अपनी मिसेज़ भी डॉक्टर हैं तो उनकी उस वक्त भी एक्टिविटीज़ थी मुख्तलिफ इस तरह की, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मैं ख़ुद भी प्रोफेशनली बाउंड था बहुत सारी चीज़ों में। तो ईद के 4-5 दिन ही जो है ना वो उस मार्च से लेके और 4-5 महीने बाद जब ईद आई तो उस वक्त ही हम जो है ना सही मायनों में 3-4-8 दिन के लिए फ्री थे। तो हमने फिर उसको प्लान किया और जाके जो है वो घूमे फिरे भी और थोड़ा सा जो है ना उसको हम ईज़ी ले पाए, क्योंकि आपको पता है गायनेकोलॉजिस्ट की जो है ना वो तो टाइमिंग और ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यकीनी तौर पे मिसेस के लिए सारा मामला जो है ना मैनेज करना उनके लिए भी मुश्किल था उस वक्त में। तो सबसे अहम बात यही है कि साथ जो है ना वो सबसे ज़्यादा खुशगवार होता है और जब आप में हम आहंगी हो, आप एक साथ एक दूसरे को जानते हो समझते हो तो ज़्यादा अच्छी खुशियाँ मनाई जा सकती हैं। यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि मेरी हर साल पहली साल की ईद की तरह ही खुशगवार है और मैं बहुत बड़ा बहुत शुक्रगुज़ार हूँ रब का कि जिसने इस तरह से केयरिंग मेरी मिसेस और मेरी फैमिली को मेरे लिए बनाया है और मैं समझता हूँ कि हर साल ही मैं बहुत अच्छा एंजॉय करता हूँ। मतलब आपने सियासी बयान दे दिया, अंदर की बात आपने नहीं बताई। देखो डॉक्टर साहब ने कितनी अहम बात बताई हमें। खैर नाज़रीन प्रोग्राम का जो है वो वक्त जो है वो ज़ाहिर बात है मुद्दत के लिए होता है, एक कलील मुद्दत होती है, तो उसमें जो है वो और हमें बाकी के मेहमान भी हो रहे हैं। और आज मैं आपको बता दूँ आज के इस एपिसोड में, आज दूसरा दिन है और आज के इस एपिसोड में हमारे पास 2 मेहमान और हैं जो कि ब्रेक के बाद इंशाल्लाह उनसे हम आपको मुतारिफ कराएंगे। और वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों शख्सियात सेहत से मुताल्लिक हैं। डॉक्टर साहब जो है वो हैदराबाद में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं समाजी हवाले से भी, इसके अलावा सेहत के हवाले से हाजियानी डे नाइट अस्पताल आपको पता है एक बेहतरीन ज़बरदस्त अस्पताल है और जो डॉक्टर साहब उसके MSP हैं और वहाँ पे जो है वो सर्विसेज फराम करते हैं। इसके अलावा समाजी हवाले से डॉक्टर साहब का बड़ा किरदार है। तालू और कटे होंठ के हवाले से डॉक्टर साहब को आप सब जानते हैं, उस पर काफ़ी सारी डिस्कस हो चुकी है, इसलिए डॉक्टर साहब आज ईद का दिन है इसलिए मैंने उस पर थोड़ी बात नहीं की क्योंकि उस पर होती रहती है बात और माशाल्लाह मैं नहीं समझता हैदराबाद में कोई आपको इस हवाले से ना जानता हो, तो इस वजह से मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। तो नासिर भाई माशाल्लाह जो है वो सेहत के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से एक अच्छी शख्सियत है हैदराबाद की।
इसके बाद जो है हम आपको म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात कराएंगे, कुछ गाने वाने सुनाएंगे। हैदराबाद के 2 मारूफ सिंगर जो है वो इस वक्त वेटिंग में जो है वो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे ही हम यहाँ से ब्रेक पे जाएंगे उसके बाद वो दिन दोनों शख्सियात को हम अलविदा कहेंगे और वो दोनों शख्सियात हैदराबाद की सिंगिंग के जो नाम है वो आपसे जो है मुतारिफ कराएंगे और उनसे भी चटपटी और मज़ेदार बातें होंगी और तो कुछ म्यूज़िक भी होगा। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा नाज़रीन को ईद के हवाले से, क्योंकि ये बड़ी दुख भरी ईद है, तो इस ईद के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे हैदराबाद के शहर? हाँ देखिए, असल में हर एक को अपना काम करना है ना, हर एक को अपना किरदार अदा करना है। देखिए बात यह है कि जिसके पास जो होते हैं ना, मेरे पास एक हुनर है तो हुनर दूँ मैं, इल्म है तो इल्म दूँ मैं, दौलत है तो मैं उन लोगों की खिदमत करूँ। बहरहाल हमें इस ईद के मौके पे अपने अड़ोस पड़ोस, अपने ख़ानदान के उन लोगों को, जो नासिर भाई भी कर रहे हैं, उन लोगों को हमें देखना चाहिए और उनके घरों तक जाना चाहिए और उनके कहने से पहले उनके चेहरे पढ़ के उनकी इमदाद करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी किसी की और नहीं होगी। यही आपका पैगाम है। ये हैदराबाद न्यूज़ के लिए क्या कहेंगे कि, और आपको शुक्रिया। हैदराबाद न्यूज़ एक जाना पहचाना और मेरा ख्याल है 4 साल हो गए, चौथा साल है आपको। और मेरा ख्याल है जो पहली लहर आई थी जब भी आपने मुझे बुलाया था इंटरव्यू के लिए, आप तो हमारे साथ रहते थे। हाँ, तो अच्छा लगा आपके साथ, अच्छा लगता है आपके साथ आने को। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। नासिर भाई, क्या मैसेज देंगे? देखें, ईद के हवाले से हर साल तो हम ये कहते थे कि खूब हल्ला गुल्ला करें। अब तो डॉक्टर साहब ने भी क़ैद लगाई हुई है, तो बहरहाल ये तो नहीं कह सकते खूब हल्ला गुल्ला करें, लेकिन ये कि जितना पॉसिबल इंजॉय है वो ज़रूर करें, क्योंकि खुशियाँ गम ये सब ज़िंदगी के साथ लगे हुए हैं। लेकिन एक ओकेजन है, इसको ठीक ढंग से इंजॉय करें। और एक चीज़ जो शायद मैं स्किप कर गया या भूल गया, वो उसको यहाँ ऐड कर देता हूँ कि हम सलूट यू फाउंडेशन की तरफ से हम एक चीज़ पे और तवज्जो दे रहे हैं, और मैं अपने तमाम दोस्तों से कहूँगा कि वो इस चीज़ पे तवज्जो दें। हम यकीनी तौर पे बहुत सारे लोगों को फेवर कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, लेकिन कोशिश करें कि लोगों को फेवर इन द सेंस ऑफ रोज़गार करें। मतलब उनको बजाय इसके कि फ़िश देते रहें, फ़िशिंग रॉड दें, ताकि वो अपना रोज़गार खुद से चला सकें। और इस हवाले से जो है वो हम कोशिश भी कर रहे हैं। और सिर्फ मेरी तो क्या सलाहियत है, मैं एक चाहता हूँ कि हम इर्द गिर्द अगर एक दूसरे को करेंगे तो ये एक अच्छा जो है ना वो रोज़गार जो है ना वो ज़्यादा बेहतर, बजाय इसके कि हम डायरेक्ट सपोर्ट करें, उससे रोज़गार दें। नाकाम होता है दोबारा दें, सिर्फ अगर उसकी एनर्जी नज़र आती है आपको कि जिस उसने एनर्जी अच्छी वो लगाई है, लेकिन नाकाम हो गया तो दोबारा दें। बाकी हैदराबाद न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आप लोग याद भी करते हैं, हैदराबाद के मसाइल को उजागर भी कर रहे हैं अच्छी तरह से। हम देखते रहते हैं कि आप छोटे छोटे मसलों को बहुत अच्छी तरह से उजागर करते हैं। यही वजह है कि आप लोग तेज़ी के साथ आगे आ रहे हैं। आप लोगों की कामयाबी के लिए दुआगो के हैं। आपको भी ईद मुबारक अगेन, और जो देखने वाले उन सबको भी ईद मुबारक। जी नाज़रीन, देखा आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर इकबाल हारून साहब की और नासिर खान साहब की, और माशाल्लाह दोनों शख्सियात ने जो है बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। कुछ संजीदा गुफ्तगू भी हुई और कुछ चटपटी गुफ्तगू हुई। गो के नासिर भाई ने जो है वो सियासी बयान हमें सुना दिया, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो है वो अपनी हकीकत बयान की। और ये बड़ा दिलचस्प वाक़या होता है जो डॉक्टर साहब ने बताया, ये वाकई में इनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ होगा। और ये जो है वो खैर बहरहाल दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने इस वक्त जो है वो ईद के इस रोज़ पे हमें जो है वो अपनी फैमिली मसरूफियात में से और ज़िंदगी की मसरूफियात में से वक्त दिया। एक बार फिर हैदराबाद में उसकी पूरी जाने से हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको ऐसी हैदराबाद शहर का जो है वो की खिदमत करते हुए जो है वो आप करते रहें। इसी तरह अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे और आप इसी तरह आपने जो आप दोनों की जो अपनी अपनी कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो जारी रखें। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, दोनों शख्सियात को अलविदा कह रहे हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के 2 हैदराबाद के बहुत बड़े नाम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और इंशाल्लाह जब आप उनको देखेंगे वो आपके जाने पहचाने नाम है, आपके पसंदीदा नाम है, तो उनसे भी मुलाकात कराते हैं और उनके भी कुछ अंदर के राज जानने की कोशिश करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें ईद मेहरबान हैदराबाद न्यूज़ पर। मैं आयज़ा खान। आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं? मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायात पर,
सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद, और मुझे ये एतमाद दिया फायजा ब्यूटी क्रीम ने। जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punya Brothers. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन ईद मेहरबा, और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान जी। और जैसा कि ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इकबाल हारून और नासिर खान साहब। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ब्रेक के बाद मैं आपकी हैदराबाद की म्यूज़िक इंडस्ट्री की दो बड़ी शख्सियात, दो बड़े नामों से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तो बगैर किसी ताख़ीर के मैं जो है वो ले चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हैदराबाद का एक बहुत बड़ा म्यूज़िक इंडस्ट्री का नाम, बहुत प्यारी आवाज़, बहुत खूबसूरत आवाज़, हैदराबाद से लेकर कराची और कराची से पता नहीं कहाँ तक का सफ़र कर चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में हैदराबाद का नाम रोशन कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हैदराबाद का फ़ख्र शाहिद बाबर। क्या हाल है शाहिद, कैसे हैं? ठीक हैं? करम अल्लाह की ज़ात का, आप सुनाएं? ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं ईद मेहरबान ट्रांसमिशन में। और दूसरे मेरे गेस्ट हैं जो कि यूँ समझ लें कि मैं उनको अगर चचा कहूँ तो मेरे चचा भी हैं, मेरे वालिद के भी दोस्त हैं, और हैदराबाद की म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत सीनियर नाम है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत बड़ा नाम है। और आप जब उनको देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई हैदराबाद का ऐसा कोई शहरी होगा, हैदराबाद का कोई ऐसा नौजवान होगा जो उनको नहीं पहचानता होगा। हैदराबाद की म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, और हम सब जो हैं उनके शागिर्द भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब हक नवाज़ काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नवाज़ भाई? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कैसे गुजर रही है ईद, और ये हड़ताल वाली ईद कैसी गुजर रही है? हड़ताल वाली ईद अब देख लें आप, पूरा हैदराबाद बल्कि पूरा पाकिस्तान ही जो है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरा वर्ल्ड इस हड़ताल के मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है। और हमारी ईद भी अच्छी गुजर रही है, बस घर वालों के साथ गुजर रही है। जाहिर सी बात है, हम लोग बाहर तो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। हड़ताल का बकौल आपने एक अच्छा नाम दे दिया कि वाकई में हड़ताल ही है, और ये तकरीबन 5-6 रोज़ से ही हड़ताल कंटिन्यू चलती आ रही है। बस घर में बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ ईद मना रहे हैं। आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, हमने आपको घर से बाहर निकाल के स्टूडियो में हाँ, ये बात सही दूसरे है। दिन कि थोड़ा सा शुक्र है कहीं बाहर की फजाओं में तो निकले हम लोग आज। शायद कैसे गुजर रही है तुम्हारी ईद? ज़बरदस्त, बहुत आला, और मैं कहूँ कि बस अल्लाह पाक जिस भी हाल में रखे शुक्रगुजार हैं उनका। बहुत ईद बड़ी अच्छी गुजर रही है, बेहतरीन, मज़े वाली। पता है ना आपको, आपके भी हालात इस टाइम पर आपको पता होंगे क्या है। हालात तो नाज़रीन बहुत ज़्यादा खराब है। दिल मुतमईन नहीं है, लेकिन बस असल में क्या है कि बेसिकली ये जो ईद आई है पिछले साल वाली के मुनासबत से, जब पिछले साल भी लॉकडाउन तो पिछले साल भी था, अब तो आदत हो गई। लेकिन क्या है कि पिछले साल की मुनासबत, पिछले साल पूरे रमजान लॉकडाउन रहा, लेकिन लास्ट में रिलैक्सेशन दे दिया गया था और ईद पर काफी चीजें खोल दी गई थी। इस बार उल्टा सिस्टम हुआ है, पूरे रमजान हम रिलैक्स रहे, और बिल्कुल आखिरी के जो है वो आई थिंक 9 मई से लॉकडाउन लगा, तो ये तो 26वां 25वां रोजा था, तो उसके बाद से हमें सख्त लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। और आज ईद जो है वो ईद का दूसरा दिन हो गया। पहला दिन मतलब रिवायती गहमा गहमी नहीं नजर आई शहर में, और जो है सन्नाटे थे। मतलब एक रूटीन वाला जो एक ईद पे जो एक त्यौहार होता है हमारा, लोगों के पास मिलना जुलना, गहमा गहमी, तो बड़ा एक माहौल जबरदस्त खूबसूरत सा होता है, वो उससे हम जो है वो इस बार हो रहे हैं। रौनक बिल्कुल, ये आप कहोगे इस पर तो बड़ा एक असर पड़ा है इस बात का ना। और बेसिकली देखा जाए तो अभी मैं तो कहूँगा कि हम आदी हो चुके हैं इस चीज़ के ना। फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था तो बड़ा मुश्किलात का सामना था, यार ये क्या हो गया, अचानक क्या आ गया। लेकिन अब क्या है कि अब आम जाम सी लगती है बात कि भाई अब सब बंद होगा, कल कोई बात नहीं होगा भाई, तो रोज बंद है। वैसे नहीं जैसे पहले किसी जमाने में हम हड़तालों से आदी होते थे कि भाई किसी भी कर्फ्यू हड़ताल लगेगी, और जिस दिन कर्फ्यू नहीं लगता था सोचते थे यार आज इस हफ्ते कर्फ्यू भी नहीं लगा। अच्छा कर्फ्यू तो खैर वो इतना बड़ा नहीं हूँ मैं, कर्फ्यू मैंने हमारे सुना मैंने कर्फ्यू नहीं देखा। नहीं हमने भाई हमने सुना जरूर है ना कि वो कर्फ्यू ऑर्डर इस तरह से होता था कि भाई समझ लो कि बड़ा उससे खौफ होता था कि जगह जगह मतलब कि हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान की आर्मी जो है वो तैनात होती थी। वो एक बड़े खौफ, सुनने भी बड़ा एक खौफ। मेरा मकसद ये है कहने का कि जब कर्फ्यू जिस हफ्ते नहीं लगता था उस टाइम हम लोग बड़े वो होते थे कि यार कर्फ्यू क्यों नहीं लगा। अच्छा हाँ, ऐसे ही होता था कि वो कर्फ्यू हर हफ्ते हर महीने, मकसद हफ्ते के अंदर अगर 7 दिन है तो 4 दिन कर्फ्यू होता था,
3 दिन हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता बड़ी हैरानगी वाली बात बड़ी हैरानगी वाली बात होती है। मेरे वालिद साहब बताया करते हैं, वो सीनियर साथी हैं, वो बताए थे 555 का एक कार्ड बना करता था, वो सिर्फ जर्नलिस्ट को मिलता था। तो उसमें जो जर्नलिस्ट को इजाजत होती थी कि वो जाते थे ना, और तो बड़ा मतलब वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। और ये मतलब वो एक हालात ख़राब की वजह से लगता था, ये एक अजीब सा हमारे साथ एक पूरी दुनिया इसको सफ़र कर रही है कि एक ऐसा कर्फ्यू है, एक ऐसी हड़ताल है, एक ऐसा लॉकडाउन है जो किसी मुतालबे के तहत नहीं किया जा रहा, किसी हुकूमत को गिराने के लिए नहीं किया जा रहा, मतलब किसी सियासी जमात को दबाव में लेने के लिए, मतलब ये अपनी हिफाजत के लिए किया जा रहा है। तो एक तरीके से अगर हम इसे देखें तो ये ठीक भी है, सही बात। और लेकिन ये है कि मतलब ऐसे दिनों में इसका आ जाना, और मतलब ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का, जो सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिशन है ईद, जिसको हम बहुत जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी जो है वो फीकी और ये मीठी जो है फीकी हो गई है। लेकिन हमने कोशिश की है कि घरों में जो है वो शीर खुरमे बने हैं, और हमने घरों में अपने आपस में फैमिलीज के साथ एंजॉय किया है। और हम तो भाई पूरे रमज़ान हम पहले रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारा तो वक्त गुजर गया दफ्तर में, तो हम तो अपने दफ्तर में मसरूफ रहते। पिछले साल भी यही सूरत हाल रही कि हम रमज़ान ट्रांसमिशन में लाइव ट्रांसमिशन होती थी, उसमें बिजी रहे पहले दिन, फिर ईद आ गई। अब ईद का जो पहला दिन होता है वो हमारी ट्रांसमिशन सुबह के वक्त होती है, क्योंकि रात में दोपहर में सब लोग सो रहे होते हैं, शाम में भी सब घरों पे होते हैं। तो हम पहला जो रोज़ होता है ईद का वो हम सुबह के 12 बजे करते हैं ट्रांसमिशन को, और ईद के दूसरे दिन क्योंकि लोग एक्टिव होते हैं तो शाम में फिर हम 7 बजे इसको करते हैं। हर साल का हमारा एक सिस्टम रहा है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि आज सेकंड डे ईद का, तो आज हम बड़े फ्रेश हैं। आप यकीन करें कि पूरे मकसद रमज़ानों के अंदर नमाजें, तरावियाँ और मकसद मामला ऐसे चलते रहते हैं, और रोज़े की हालत भी होती है। फिर इस रमज़ान के अंदर जो टाइमिंग थी बाज़ार की, वो इतनी शॉर्ट थी कि बच्चों को ज़ाहिर सी बात है, हमारे बच्चे भी हैं तो उनको शॉपिंग वगैरह ये बड़े मामला थे, तो अल्लाह का करम है कि वो वक्त गुजर गया। अच्छा अग्रवाल भाई, आपसे सवाल ये है कि काफ़ी अरसे से आप मंजर आम से थोड़ा सा गायब हैं, बहुत कम नज़र आते हैं शोज़ वगैरह में, समाजी एक्टिविटीज़ में भी बहुत कम आपका आना जाना है। काफ़ी अरसे से हैदराबाद आपके चेहरे को खूबसूरत और आपके खूबसूरत चेहरे को देखने से और आपकी प्यारी सी और खूबसूरत सी जो मधुर सी आवाज़ है उसको सुनने से जो है वो काफ़ी अरसा हुआ कि मैंने भी आपको किसी शो में परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। और मतलब शहर हैदराबाद के लोग भी अक्सर दोस्तों ने मुझसे सवाल किया, यार वो एक हकनवाज भाई होते थे, वो किधर है? मैंने कहा है तो इधर ही, तो क्या वजह है आजकल आप ये म्यूजिक इंडस्ट्री से थोड़ा सा बैक क्यों हुए? अच्छा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बिल्कुल गायब हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मकसद तो थोड़े से कम शोज़, मकसद खुद अपने शोज़ करता हूँ और ऑर्गेनाइज़ करता हूँ खुद अपने शो। और दूसरा ये है कि कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, ज़ाहिर सी बात है मुझे काफ़ी साल हो गए इस फील्ड के अंदर, मैंने एक बड़ा अरसा दिया है फील्ड में, तो अब थोड़ा सा जो है वो हमारे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं जैसे शाहिद बाबर हैं, ये लोग अच्छा स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अब हमेशा कभी भी कोई भी स्टेज के ऊपर हमेशा नहीं रहता, किसी को पीछे हटना होता है और पीछे वालों को आगे आना होता है। मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए हुआ हूँ कि मेरी थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ हैं घरेलू भी, फिर ऑफिस के अंदर ऑफिस की वर्किंग भी बहुत ज़्यादा है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है तो ज़ाहिर सी बात उसके अंदर भी। तो बहरहाल ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल गायब नहीं हूँ। जो लोग शोज़ मकसद अच्छे शोज़ करवाते हैं मुझसे भी करवाते हैं, बहुत सारे मैं करता हूँ। अभी रमज़ान से पहले मैंने 4-5 शो किए हैं, लेकिन इत्तेफाक से कि आप नहीं थे उस शो के अंदर, ऐसी बात नहीं। ईद के बाद भी मेरे हैं शोज़, काफ़ी शोज़ हैं। तो वो अब ईद के बाद जो आपके शो हों उसमें आपने मुझे ज़रूर बुलाना है, आपने ज़रूर मुझे बिल्कुल ताकि मैं आऊँ, उसकी कवरेज भी कवरेज करें, दिखाऊँ कि नवाज कर रहे हैं। शायद कैसी मसरूफियात चल रही हैं शोबिज़ की और ये म्यूजिक इंडस्ट्री की? कभी हैदराबाद कभी कराची, आजकल ज़्यादातर तुम्हारा वक्त जो है वो कराची में गुजरता है और माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से फ्लाई भर रहे हो, तो थोड़ा सा नाज़रीन को बताओ उस हवाले से क्या एक्टिविटीज़ चल रही है? भाई एक्टिविटीज़ के सीन ये है कि बस फुल टाइम पर जो है वो अभी स्ट्रगल जारी है। मंजिल तो आपको पता है ना बहुत दूर है, वो कहा है ना कि वो माना सफ़र है मंजिल, सफ़र है मुश्किल मंजिल भी दूर है, मिलना ज़रूर तुझसे मिलना ज़रूर है। तो ये तो इंशाल्लाह हमने करना है कि वक्त आएगा, और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि जब इंसान किसी राह पे निकलता है और कोई कोशिश में लगता है तो भला वो जो भी हो, अब हमारे अगर कहो तो हमारे इस्लाम में अगर ये मतलब कि नहीं माना जाता इस चीज़ को, उसका ये कन्फर्म है। लेकिन अब क्या करें, अब कुछ हम इंटरटेनर हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों को मतलब कि उनका दिल जो है वो हम मतलब इंटरटेन कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में कुछ गलत तो नहीं है। खैर बाकी क्या कहते हैं कि वो अरे मुल्ला जनाजा पढ़ मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने मेरा खुदा जाने। इस तरह के जो है ना शायद बात ये है कि आपकी बात दुरुस्त है। नहीं कोशिश में मैं थोड़ा सा बात काट रहा हूँ मदद के साथ। कोशिश क्या, मैंने जब कहा ना कि यार हम मतलब कि अब कहो ना कोई भी काम, एक चोर अगर चोरी करने जा रहा है ना तो वो भी कहता है या अल्लाह तेरा आसरा है जो बात को समझ बचा लियो, कामयाब करा दियो, ठीक है ना। क्योंकि देखो थोड़ी सी तुम्हारी बात को और बढ़ाता हूँ। जी जी देखें म्यूजिक जो है ना, आर्टिस्ट जो भी आर्ट से वाबस्ता लोग हैं वो कम अज़ कम है हमारे यहाँ, ठीक है ये चीज़ हमारे गलत है,
लेकिन हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे। बस बिल्कुल चोर जो है ना वो किसी का दिल दुखा रहा है। अब मैंने वो बात इतनी सी जो की थी ना कि यार इंशाल्लाह कोई अल्लाह पाक अच्छा मुकाम देगा, तो काफी लोग ये सुनकर यार ये बीच में अल्लाह कोई काम जो है हर तरह के काम है और हर तरह के शोबे हैं Confirm। और इसके अंदर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, वो हम एक बहस पे चलेंगे तो हाँ, कहीं नहीं, और वो- निकल कहीं और निकल जाएगी बात। शौक भी बहुत होता है। सारी इजाजत भी मौजूद है मौसीकी के बारे में, दीन में बहुत सारी चीजें मिलती Confirm है, हैं। confirm है। लेकिन हम इस चीज को नहीं डिस्कस नहीं करेंगे, discuss सारी बातें हम कोई उलमा डर- या डर- मौलवी नहीं डर- है। लेकिन बहरहाल इस तरह की चीजें मुझे भी आपको पता है, मेरा न्यूज के अलावा शोबे से भी बहरहाल भाई मैं कहूंगा मुझे भी दुआ फेस करने को मिलता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मेरे पास अभी पूरे रमजान ट्रांसमिशन माशाल्लाह जो है वो पूरे रमजान जो हमारे उलमा कराम हैदराबाद माशाल्लाह, बड़े बड़े नामवर उलमा कराम नाथ हज़रात बड़े बड़े नामवर लोग आते हैं। माशाल्लाह। अक्सर मुझे इस चीज़ की तलकीन करते रहे बेटा चलो चैनल तक ठीक है, ये शो भी छोड़ दो, एक्टिंग वगैरह ये हाँ। तो हम सुनते हैं उनकी जारी बात है, बुजुर्ग हैं हमारे बड़े देखा तो जाए तो लेकिन देखा। अब मसला ये आता है कि हमें आता ही है कि भाई हम और क्या कर सकते हैं, क्या कर हमारी एक्सपर्टीज इसी के अंदर है। अच्छा देखिए, हर आदमी को किसी न किसी चीज़ का शौक होता है ना, बिल्कुल। बचपन से ही। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ये मेरा शौक है, ये मेरा प्रोफेशनल नहीं बिल्कुल है, हकीकत है, ये बात बिल्कुल मैं भी भी जानता हूँ। मेरा प्रोफेशनल नहीं है, ये मेरा शौक है। और शौक किसी को हॉकी का होता है, किसी को क्रिकेट का होता है। मुझे बचपन से वो सिंगिंग का, नात ख्वानी का और कौमी नगमों का, इसका हमेशा से शौक रहा है। अच्छा एक छोटी सी बात करूँ, आपको माजी के झरोकों में लेके जाता हूँ। आपको याद है एक दफ़ा मेहरान आर्ट्स काउंसिल में एक मुकाबला हुआ था सिंगिंग का, उसके अंदर इंटर कॉलेज एक मुकाबला हुआ था, वहाँ पे आप जज थे, आपको हाँ, याद जी। होगा। तो वहाँ पे मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था और मैंने वहाँ पे वो बाबा का लिखा हुआ जो गाना है अपना साईं तू ही मेरा, उसके ऊपर हमने बनाया था अल्लाह अल्लाह ये मेरा पाकिस्तान है, और आपने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया था। वो दिन फर्स्ट आपको प्राइज याद दिया है था। नहीं? देखिए मुझे अल्लाह का शुक्र है कि काफी कई सिंगिंग का फर्स्ट प्राइज पूछो पूछो कई नवाज भाई आपको बताएंगे। उस वक्त मेरी आवाज़ थोड़ी पतली होती थी ना, तो इस वजह असल से में मैं आपको बताऊं, अब ये जो अपने उदैर हैं, ये इनको मैं अब से नहीं जानता हूँ। ये जब बहुत छोटे से हुआ करते थे तो उनकी सालगिरहों पर हम लोग शोज़ बहुत किए हमने इनकी सालगिरह। इनकी फैमिली के अंदर बहुत शौकीन, इनके जो वालिद साहब हैं वो मेरे साथ कुलीग भी हैं, सुल्तान भाई जो हैं वो Same हमारे डिपार्टमेंट में हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अल्लाह उनको सेहत दे। अभी आजकल वो शायद बीमार हैं, तो बड़ा अच्छा एक वक्त हमारा गुजरा है। और उज़ैर की सबसे अच्छी बात यह है, मेरे ख्याल में आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताऊं कि उज़ैर की सबसे अच्छी बात ये क्रिएटिव माइंड है। और हमने इसके साथ मिलके कई इवेंट किए हैं। मकसद कभी ब्रिटिशन कंपटीशन, कभी डिबेट कंपटीशन, कभी कुछ मकसद कुछ ना कुछ करते रहे उज़ैर। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि उज़ैर माशाल्लाह हैदराबाद के अंदर एक वो नाम मकसद सहाफ़त के हवाले से या मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम हो गया। मैं काफ़ी अरसे से इनका चैनल जो है वो सर्च करता हूँ, मैं देखता भी हूँ। उनकी न्यूज़ जो है ना वो बड़ी अथेंटिक होती है और होना यही चाहिए कि न्यूज़ ऐसी आए कि जो अथेंटिक हो, क्योंकि हमारे जो आजकल मीडिया का सिस्टम है वो बड़ा अजीब व गरीब चल रहा है ना। आप यानी कि 8 बजे के बाद आप टीवी के सामने बैठ गया तो आप अपना समझ लोगे, आप पूरा हफ्ता जो आपको टेंशन में रहेंगे आप आपक हो जाओगे अपना मकसद आप जो करना भी चाह रहे होगे, यार मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूं या कोई काम करूं, तो आप फिर घबरा जाओगे। बिल्कुल। तो इनके चैनल की सबसे अच्छी बात ये है कि जो रियलिटी होती है वो दिखाते हैं। और उज़ैर ने बहुत मेहनत की है, इसका आई विटनेस हूँ मैं, और अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे। मेरी तो ये बहुत सारी दुआएं। और आज ईद का सेकंड डे है, तो उज़ैर भाई मेरी आपके लिए बहुत, आपकी फैमिली बहुत के लिए बहुत सबके शुक्रिया। लिए बहुत ये दुआ आपकी है। मोहब्बतें हैं और आपकी दुआएं और आपका ताउन जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारे जो बड़े होते हैं जिनके साथ हमारा एक अच्छा रिलेशन होता है, उनका जो ताउन होता है और उनकी जो खास तौर पे जो आपके अप्रिसिएशन वाले अल्फाज थे, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और बिल्कुल, इन्हीं बहुत सारी ऐसे आप जैसे बहुत सारे और भी लोग सबसे बड़ा गिफ्ट यही है इंसान हाँ गिफ्ट है। और आप जैसे लोगों की जो मोहब्बतें होती हैं, ऐसे आप जैसे बहुत और भी बहुत सारे मेरे वेलविशर हैं जो मेरे लिए इसी तरह के अच्छे अल्फाज अदा असल में मैं आजकल ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि हमारे जो यंगस्टर हैं हैदराबाद के, असल में उनको मौके नहीं है। बिल्कुल उनको मौके नहीं है। अगर उनको मौका मिले, देखें तो शाहिद बाबर जैसा सिंगर ऐसा सिंगर है, मैं इसकी बार बार इसलिए कहता हूँ कि ये आपको बताने लगा था कि जो किसी ज़माने में हम लोग वो जो काम किया करते थे, आप मेरे साथ साथ होते थे, आजकल शायद मेरे साथ साथ है बहुत सारी चीज़ों में, शायद मेरे साथ इन्वॉल्व शाहिद बाबर उस स्टेज का सिंगर है। मैं आपको, क्योंकि मैं तो हट गया हूँ, काफ़ी पीछे आ गया हूँ ना, क्योंकि मैं इतने शोज नहीं कर रहा। लेकिन शाहिद बाबर वो आवाज़ है और वो सिंगर है कि ये अगर किसी बड़े स्टेज पर होगा ना, तो वहाँ पर जो आजकल जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं, जैसे राहत फ़तेह अली खान है, सज्जाद भाई है, बहुत अच्छे बड़े नाम हैं, आतिफ असलम, तो ये उनसे कम नहीं है। बिल्कुल ये मोहब्बत है, उनसे कम नहीं है। मैं आपको रियली, क्योंकि मैं बहुत यानी कि मैंने बाकायदा कुछ सीखा भी का नहीं है। मेरे उस्ताद हैं मोहम्मद रमज़ान साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी, राहिल भाई से और रमज़ान साहब से बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मुझे पता है कि इंसान के अंदर जो टैलेंट होता है ना वो बचपन से होता है। तो शाहिद हो गया, और भी हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं हैदराबाद के, भाई काजी साहब की एक बात बहुत सारे अच्छे हैं जो सुनिए, अच्छा आप काम कर रहे हैं, लेकिन इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। जिस दिन प्लेटफॉर्म मिल गया तो प्लेटफॉर्म यही है ना, यही प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कि बहुत आप आगे तक निकलेंगे मतलब आप इंशाल्लाह। इतना
मतलब हमारे लिए कह रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये मेरे लिए किसी स्टूडियो से कम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई अकनवाज काजी हैदराबाद का वो नाम बायगोड जब हमने फील्ड में कदम रखा तो मतलब ये कि काई साहब का नहीं, काई साहब को वो मुकाम की अगर पार्टी कोई आ रही है फंक्शन लेकर, शो लेकर, प्रोग्राम लेकर, तो वो कह रही है अगर काई साहब नहीं होंगे तो प्रोग्राम की पेमेंट नहीं होगी। ये टाइम है ना। तो आज अल्लाह का करम है कि हम मतलब कि आज इतने लफ्ज अगर ले लेना, ये खजाना है बहुत बड़ा मेरे लिए। और सेकंड बात ये कि बिजी नहीं है काई साहब। मैं थोड़े से इस बात को थोड़ा सा गुलाब लगा दूं क्योंकि मैं भी फील्ड में ही हूँ, साथ ही हूँ। देखिए जब इंसान अपने आप को थोड़ा सा महंगा करता है ना, जब थोड़ा सा अपर लेवल पर, अब पता है क्या एक कहूँगा यार, मैं जो सच्चाई है वो बयान होना है काई साहब। सुनो जब शख्स खुद को महंगा करता है ना, मैं भी अभी सतह पर हूँ भाई। पहले हम मिसाल के तौर पर अभी कोई भी आ गया, पता है हैदराबाद इतना से सब दोस्त हैं, उजैर भाई आपका शो कर लिया, उसका उजैर भाई का कर लिया, अब कहाँ बजट की बात करे आदमी ना। कराची और हैदराबाद में फर्क है ये थोड़ा सा। तो अब यहाँ ये अब क्या है कि इंसान ने, हमने एक नाम भी करना है यार, हमने एक अच्छा बजट भी लेना है, जाहिर बात है। कब तक हम मतलब कि हर तरह से दोस्तों के साथ जाते रहेंगे? जब इंसान अच्छा बजट करेगा ना तो उसके शोज भी कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। ऐसा ही अब गाइस साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे बजट में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पर, मतलब क्या वो नहीं है क्या स्टेटस कैलिबर को मेंटेन करना बहुत यार कंफर्म है ना यार। मैं कहना नहीं चाह रहा था ये बात, शाहिद बाबा ने कह दी कि मैंने अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो इसलिए आपको हर फंक्शन में मैं नजर नहीं आया, हर फंक्शन में नजर नहीं आया। आप बजट डाउन कर दो। असल में एक बात और भी है, आप दोनों साहिबान बैठे हैं, मेरा भी मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बड़ा कंफर्म भाई आपका पहले ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से रहा है। मैं सिंगर नहीं हूँ। आप तो ऑर्गेनाइज, आपकी कितने शो ऑर्गेनाइज, आज भी ऑर्गेनाइजर हो, आज के शो गंदी भी बहुत हो गई है ना। मतलब हमारे जो बच्चे जूनियर आ गए हैं, मैं कहता हूँ बहुत सारे बरसाती मेंढक भी फील्ड में आ गए हैं यार। अगर ये बात उजैर भाई अगर ये बात हो गई है तो ये मैं कहूँगा लाइव इसके लिए ना बिल्कुल, अगर हमारे हैदराबाद के अगर कुछ आर्टिस्ट इसको सुन रहे हो तो प्लीज उनके लिए स्पेशल एक मैसेज है ना ये कि यार खुदारा ये देखो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से ना, ये तमाम हमारे हैदराबाद के आर्टिस्टों से, कैसा वाकई बिल्कुल कंफर्म बात कही है उजैर भाई ने कि कुछ लोग मतलब इस तरह के इन्वॉल्व हो गए हैं जिनकी वजह से प्रोग्राम क्या समझ लो कि हमारी फील्ड का बेड़ा गर्क हो चुका है। शायद भाई मैं आपको बताऊं, बात यह है कि हर फील्ड का प्रॉब्लम है। अब हम हैदराबाद न्यूज़ लेकर आए, हम एक विजन लेकर आए, एक मिशन लेकर आए। मतलब जब चैनल ये मैंने लॉन्च किया, मैंने और जोहेब ने, हमारा एक विजन था, इसके पीछे एक मिशन था, एक बहुत बड़ी सोच थी, इसके पूरी प्लानिंग थी। मतलब ये नहीं कि हवा में किसी को देख के हमने चैनल खोला था या हमने ये पैसे कमाने के लिए खोला था। यकीनन जाने ये चैनल मैंने शौक में खोला था। मुझे पता है, मैं तो गवाह हूँ। ठीक है, मैं तो गवाह हूँ, शुरू से मेरे साथ हो, नवाज भाई से भी राब्ते में रहा हूँ। तो ये बेसिकली चैनल मैंने शौक में खोला था कि जो मेरी सहाफत है वो मैं उसको परवान चढ़ा सकूं और मैं अपने शहर की खिदमत कर सकूं। लेकिन वो रफ्ता रफ्ता तरक्की करते करते वो एक बिजनेस बन गया। अब जब ये बिजनेस बन गया तो इसको प्रोफेशनल बिजनेस की तरह, एक ट्रेड की तरह इसको मेंटेन, अच्छी बात है। अब क्या है कि हमारी फील्ड में भी आप देखें तरह तरह के वेब चैनल्स खुल गए हैं। किसी को मतलब वहाँ प्रोफेशनल लोग नहीं है, मतलब नहीं है, मना नहीं है आने को फील्ड में। देखें फील्ड किसी की मिरास नहीं है। शोभा जो होता है, कोई भी शोभा, कोई भी पेशा किसी की मिरास नहीं होता, ठीक है ना। आज अगर सहाफत में, मैं हैदराबाद में अगर मैं आगे हूँ, अगर मैं सीनियर हूँ, मेरे जूनियर्स हैं, तो मुझे भी जैसे भी नवाज भाई ने कहा कि लोगों को जगह देनी है, तो मैं अपने जूनियर्स को जगह दे रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे आपने देखा कितना बड़ा मेरा स्टाफ है, मैं सबको ट्रेन कर रहा हूँ और अपनी तमाम टैलेंट और खूबियां इनमें डाल रहा हूँ कि बेटा सीख लो, मेरे जैसे बनो। ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं कुछ चैनल्स पर गया हूँ मैं भी हैदराबाद के, तो मैं आज जब इधर आया तो मेरा माइंड में वही था जो जिस स्टाइल के आपने कहा चैनल बने हुए। मैं वाकई में रियली, मैं जब इस आपके स्टूडियो में जब आया तो मैं देखकर एकदम चौंक गया कि ये तो बड़ा एक सेटअप है, मतलब सेटअप है पूरा एक। हाँ कसम से बायगोड अभी लगने के बाद अंदर इस तरह का महसूस हुआ है गाइस साहब कि जैसे कोई बड़े सेल पर आ गए। मैं ARY पर भी गया हूँ, वहाँ का भी मैंने देखा सेटअप बिल्कुल सेम ऐसा ही है। द म्यूजिक पर मतलब जितने भी जो हमारे पाकिस्तान के वो हैं चैनल सब पर गया हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा तो इसी स्टाइल का, तो वो इस स्टाइल का मैं समझता हूँ कहीं पर भी नहीं देखा मैंने हैदराबाद में। असल में देखिए कोशिश, तो आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आपको इज्जत काम करना है तो उसके लवाजमात पूरे करने हैं। भाई सारा क्रेडिट हमारी ये दो शख्सियत हैं और मैं कहूँ कि अपना जोहेब लतीफ़ साहब की भी क्या बात है, बराबर का उसका क्रेडिट बहुत समझ लो कि उनकी भी बड़ी मेहनत है बहुत। असल में इस तमाम चीजों के पीछे, तमाम तर कामयाबी, तमाम तर तरक्की और तमाम तर प्रोफेशनल के पीछे दो दिमाग चलते हैं। उसके दो चेहरे हैं, दो दिमाग हैं। दो दिमाग चलते हैं, एक बेगम पे चलता है और एक बेगम नहीं, यहाँ पर मैं और जोहेब लतीफ़ में हैदराबाद में लोग हम एक दूसरे की बेगम भी कहते हैं, हम दोनों साथ रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर गुफ्तगू नाज़रीन कहीं और चली जाएगी और टाइम जो है खलीले और दोनों हजरात क्योंकि गुलकार हैं, फनकार हैं और हैदराबाद की बड़ी मारूफ आवाज़ हैं, तो हमने इनकी आवाज़ें भी सुननी है। तो कुछ छोटे से चिट चैट हम इनसे कर लेते हैं, कुछ छोटे छोटे जो सवालात हैं वो हम कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम इन दोनों से जो है वो इंशाल्लाह जो इनकी आवाज़ें आपको सुनाएंगे। तो
तो मैंने कहा था कि हम क्योंकि मैंने अभी प्रोग्राम के शो में भी शुरू में भी अपने कहा था, पहले दिन भी यही कहा था, नाज़रीन को कोशिश करनी है कि मैंने इस बार कोशिश करनी है क्योंकि दुख भरी ईद है, टेंशन वाली ईद है, तो हम अपनी गुफ्तगू से हम अपने प्रोग्राम्स में कुछ ऐसा कंटेंट दें, ऐसी गुफ्तगू दें कि लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट फील हो। अब यहाँ पर ये है कि कुछ लोग जल गए होंगे और कुछ एंटरटेन हो गए होंगे, तो मजा तो आया है। लेकिन ये है अब गुफ्तगू कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे हमारे घर वाले जल जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं करूंगा मैं, हरगिज़ आप दोनों से आपकी नहीं पूछने वाला। लेकिन सवाल ये है कि माशाल्लाह आप दोनों साहिबान, आप तो खैर बहुत सीनियर हैं, आपका तो माशाल्लाह शादी आपकी काफी टाइम हो गया, शाहिद की भी शादी को मेरे ख्याल में काफी टाइम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म। अपन कितना साल हो गया शादी? मेरी शादी 2007 में हुई है। 2007 में, मतलब तुम 5 साल सीनियर हो मुझसे। हाँ ना यार, तुम भी अब्बा हो भाई, मेरा तो बेटा माशाल्लाह यंग हो चुका है। हाँ माशाल्लाह। तो शायद जब शादी हुई तो शादी की जो पहली ईद होती है, क्योंकि ईद का मौका है तो हम ईद से रिलेटेड बात करेंगे। हाँ, अब यार नहीं करो, रात की बात नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। जब शादी हुई तो शादी की जो पहली ईद होती है वो बड़ी एक्साइटेड होती है, बड़ी डिफरेंट होती है जी, तैयारी भी डिफरेंट होती है। वो सब कह नहीं होते घर में, भाई वो दुल्हन की पहली ईद है तो जरा अच्छी तैयारी करानी है, ये करना है। बंदा जो है वो भले उसके पास बंदोबस्त ना हो, फाइनेंशियल कमजोर हो, लेकिन वो अपना बंदोबस्त कर रहा होता है, सास भी ईद देती है, ससुर भी ईद देते हैं, बड़ा माहौल होता है। अच्छा, तो तुम्हारी पहली ईद कैसी थी शादी वाली यार? और अगर उसका कोई मुनफरिद वाकया हो, इन शॉर्ट बताओ। इन शॉर्ट बात ये है कि फिलहाल तो अभी तो वो पुरानी ईद बहुत अच्छी थी भाई, सारी ये लॉकडाउन से बेहतर थी। पहली शादी की पहली ईद मेरी और अगर उसका कोई मुनफरिद वाकया हो, कोई ऐसा वाकया जो तुम्हारे ज़हन में आता हो कि डिफरेंट उसको बनाता हो, तो वो नाज़रीन से शेयर करो इन शॉर्ट, क्योंकि टाइम हमारे पास कंफर्म थोड़ा आवाज भी सुन बोलूं तो मैं अब टाइम थोड़ा सा ये, तो मुनफरिद वाकया ये था कि जब फर्स्ट टाइम शादी हुई थी तो मतलब मैं कम सिन था, फर्स्ट टाइम ही होती है शादी। अब जल्दी में तो यही बातें निकलेंगी मुंह से यार, सेकंड टाइम भी हो सकती है। बात यही कि मतलब शादी की पहली ईद जो थी वो हमारी इसी तरह की थी कि अब नादान थे, इतनी उम्र नहीं थी, शादी कम से उम्र में हो गई, और उसके बाद बस यही कि बेगम को ले गए घुमाने फिराने के लिए कहीं, फिर बाद में वापसी घर आ गए, और कोई खास नहीं था। और क्या खास होगा खास, मतलब बेसिकली एज यूजुअल। हाँ, लेकिन ये कि मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने काफी पुरानी बात पूछी है, तो म्यूजिक के हवाले से कुछ मेरी मसरूफियात थी। अच्छा। हाँ, तो मैं छोड़ छाड़ के निकल गया था घर से ना, तो ये तो सीन ना झगड़ा शगड़ा की चीज का है। अभी नाराज तो होंगी कि यार पहली ईद है मेरी, अरे यार निकल गए। लोग कहते हैं कि अगर स्टार्ट में नाराज हो जाते तो फिर आज ही काम ही नहीं कर सकते थे हम। सेम सवाल। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहिद बाबर कि ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमें जो हमारी मिसेज है वो बहुत अच्छी मिल गई। कि मैं आप बिल्कुल सही बताऊं कि वलीमे के सेकंड डे मैं शो करने गया था। क्या बात। हाँ, और आपने ईद की बात की, तो ईद पर हकीकत में यह है कि जब पहली ईद होती है तो घर वाले भी, ससुराल वाले भी, और बंदा खुद भी, और जो हमारी वाइफ है, सबकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती है ना। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजरी थी, बड़ा अच्छा, यानी कि सब ख़ानदान वाले आए हुए थे पहली ईद के ऊपर, सारी बहन भाई सब मौजूद थे घर पे। फिर हम लोग से मकसद उसके बाद ससुराल गए, वहाँ पर बड़ी आओ भगत रही, बहुत अच्छी ईद गुजरी पहली ईद, बड़ी सुकून वाली थी। मैंने पहले से ही जो है ना वो इतना कुछ दे दिया था वाइफ को कि वो फटा नहीं हुआ। अच्छा, ये रिश्वत दे रही थी, अरे राइट थे वो मैंने पूरे कर दिए। देखा ना यहाँ का बेगम को ना, मतलब तो कह दो क्या है कि खवातीन की क्या ख्वाहिश होती है कि शॉपिंग हो जाए या उनको कोई गोल्ड की चीज मिल जाए, वो मामला पहली ईद के ऊपर हम सब कुछ कर दिया। भाभी कैसा बता रहे हैं कि मोहब्बत वाली बात नहीं है, रिश्वत पे बात नहीं। और ईद की रात, जैसे शाहिद ने कहा कि ईद की रात ईद की रात को मैं शो पे था, ईद की रात को मैं शो में था, शो था हमारा, बड़ा अच्छा शो था। वहाँ पर हम लोग पूरा बैंड था, नाइट स्टार बैंड होता था हमारा, क्या वक्त है, बहुत बड़ा नाम था हैदराबाद का, बड़े अच्छे उसमें आर्टिस्ट थे। एक बार परफॉर्म किया मैंने लाइफ में, अल्फ्रेड जैक्सन, अल्लाह उनको जन्नत में जगह था फरमाए, वो आज दुनिया में नहीं है, बहुत कुछ उनसे भी सीखा। वो भी म्यूजिक का बड़ा नाम है, जैसे आरिफ अंसारी, अफजल नागौरी, फ़हीम शेख, ये सब, जावेद अली ख्वाजा, ये इतने अच्छे आर्टिस्ट थे सारे। मुनव्वर फराज तो खैर बात की वक्त, वो भी हमारे बाद में आया, लेकिन बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है मुनव्वर, नो डाउट, मैं उसको बड़ा लाइक करता हूँ। शाहिद बाबर हो गया, मुनव्वर, जब आपने एक आर्टिस्टों का नाम ले दिया है तो अपना हमारा एक बहुत अच्छा सिंगर है यासिर शेख, बहुत अच्छा गाता है, यासिर भी आजकल बड़ा बहुत पॉपुलर है हैदराबाद में। तो ये 4-5 अली है, आबिद रमजान है, एहसन अली है, आबिद रमजान, सहर अली, ये बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हैदराबाद। ये है कि मैंने जो है वो मकसद इन लोगों के साथ बड़ा अच्छा काम रहा हमारा। तो बस हम लोग शोज के अंदर जो है वो, जिस दिन हमारा शो नहीं होता था ना, इसलिए शो होते थे उस वक्त में, जिस दिन शो नहीं होता था उस दिन हम कहते थे या अल्लाह तेरा शुक्र है आज हम आराम करेंगे,
हाँ, बिल्कुल सही बात है, बड़ी या, मसरूफ लाइफ होती ये है। टाइम होता है। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, लेकिन क्या करें कि वक्त जो है वो कलील है और बातें तवील हैं। ये अरीफ का जुमला मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा कहता था, रमज़ान पूरे रमज़ान आपने जुमला सुना है। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और हम दोनों, क्योंकि हमारी, आपको पता है कि हमारी आपसी एक पुरानी रिलेशंस है, बड़ी चिट चैट है, तो ये गुफ्तगू तो यहाँ 5 घंटे भी हो जाएंगे तो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हम इसको समेटते हैं रात को। दोनों साहिबान से गुजारिश है कि प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं, एक छोटा छोटा सा मैसेज हैदराबाद के अवाम के लिए। हैदराबाद की आवाम के लिए मैं तो ये कहूँगा कि भाई लॉकडाउन है और ख्याल करें अपना और घर में रहें और कोशिश करें कम से कम लोगों से मिलने की, क्योंकि भाई अब यही कहना है और क्या कहेंगे। कंफर्म है ना, बिल्कुल ये बात है। देखिए जी, क्योंकि अभी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मुसीबत आई हुई है कोविड के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है और मुख्तलिफ इदारे और मीडिया सब तकरीबन जो है वो लोग काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत ख्याल करना चाहिए। ये भी मास्क मैंने लगाया नहीं है, मैं मकसद लगाया हुआ था मैंने, लेकिन क्योंकि अब रिकॉर्डिंग थी तो इसलिए मुझे मजबूरन हटाना पड़ा। इस मास्क का इस्तेमाल आप कंटिन्यू करें, लाजिम करें। क्योंकि अपने आप को अगर बचाना है इस कोविड से, क्योंकि ये बहुत मौलिक मर्ज है। अल्लाह को बेहतर पता है कि बस अल्लाह पाक हम पर सब पर रहम करे। तो आप लोग घरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें अपने बच्चों के साथ, और अल्लाह पाक आप लोगों सबको, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और अल्लाह पाक आप कोरोना की तरफ से स्पॉन्सर है ये मास्क। और ये हमारा स्पॉन्सर भी कोरोना ही है। लेकिन आप भी देखें कोरोना, ईद मेहरबा पावर्ड बाय कोरोना। हमारे ये जो कोरोना पैंट वाले हैं बड़े अच्छे क्या दोस्त बात हैं है। हमारे, बहुत अल्लाह इनको भी खुश रखे, बहुत अच्छे लोग हैं फैसल भाई वगैरह। अल्लाह बचाए इस परवरदिगार इस वबा से। मेरा तो मैसेज यही है कि आप लोग दुआएं इस अल्लाह वक्त पाक से। अपने आप को सेव करें, अपने बच्चों को सेव करें, तो इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। जिस तरीके से पिछला टाइम गुजरा, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर। ईमान ताज़ा रखें, हम इंशाल्लाह हम कोरोना से बहुत दूर जितनी जिंदगी लिखी हुई है इंसान की, कोई शक नहीं। उतनी तो हमको मिलनी है, लेकिन एहतियात नवाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मसरूफियत के भाई, वक्त love you से, so अपनी फैमिली के वक्त में से आपने हमें वक्त दिया। आप इस वक्त ईद के दूसरे दिन हमारे साथ जो है यहाँ बराह रास्त मौजूद थे। नाज़रीन, आपने दोनों शाहिबान की गुफ्तगू सुनी। आप जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इनकी आवाज़ भी सुनाऊंगा, लेकिन वो हम इख्तिताम पे रखे हैं क्योंकि टाइम कम है। तो छोटा सा जो है मैं भी अपना पैगाम दे दूँ कि क्योंकि आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है, इंशाल्लाह जो है वो फिर आपसे किसी न किसी प्रोग्राम में या किसी न किसी इवेंट में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, जितना ज़्यादा हो सके अमल दरामद करें, क्योंकि एक महलिक वबा है और इससे जो है हम SOPs पर अमल दरामद करके ही हम इससे जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अपने प्यारों का ख्याल रखें और इसके अलावा जो हर शख्सियत ने यहाँ मैसेज दिया वो मैं एक दफ़ा फिर दूंगा कि ईद के इस खुशियों के मौके पर अपने अतराफ़ में ज़रूर देखें। सबसे पहले अपने अहल खाना में, अपने अहबाब में देखें। वो ज़रूरतमंद अफराद जो इस लॉकडाउन से मुतासिर हैं, वो दिहाड़ीदार मजदूर, वो रोज़ का कमाने वाला तबका, अगर आपके पड़ोस में, आपके अतराफ़ में कोई ऐसा बच्चा है कि जिसकी ईद नहीं बनी है, तो कोशिश करें जो अपने एंड से आप उसकी मदद कर सकते हैं करें। अगर एक गली में 2 गरीब घराने हैं और अगर उनके घर में ईद नहीं बनी और 10-8 घराने अगर खुशहाल हैं, तो वो सारे मिलकर उस 2 घरानों की बेहतरीन ईद मनवा सकते हैं। ईद के कपड़े इतने महंगे नहीं आते, तो उनकी मदद लाजमी करें। अपने अतराफ़ में जो है ज़रूर देखा करें और हर मौके पर सिर्फ ईद और रमज़ान में एक्टिव ना हुआ करें। ये राशन तकसीम सिर्फ रमज़ान में नहीं होनी चाहिए, ये पूरे साल होनी चाहिए। पूरे साल लोगों को जो है आपको खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि भूख जो है वो दिन में 3 मरतबा लगती है। 3 मरतबा लगती है। आप हम लोगों की कोशिश होती है कि हम रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हर कोई जो है अफ्तारी करा रहा होता है, सहरी करा रहा होता है, राशन बांट रहा होता है। तो बाकी के 11 माह जो है वो भी जो गरीब अफराद हैं उनको तब भी उतनी भूख लगती है, उनको तब भी कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो हर वक्त में ख्याल रखें, लेकिन ईद पे ज़्यादा ख्याल रखें। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, ताकि हम अपनी, अगर आपकी कोई तजवीज़ है तो वो भी कमेंट्स के जरिए दें, तो हम नेक्स्ट टाइम उसको बेहतर से बेहतर करें। अब मैं दोनों साहिबान को कहूँगा कि एक एक करके जो है वो हमें अपनी आवाज़ें सुनाएं, खूबसूरत सी, कोई अच्छे से हमें गीत सुनाएं। उसके बाद मैं आपसे अभी से ज़्यादा दे रहा हूँ, गाने सुनेंगे, गाने के बाद आपसे ख़त्म जाएंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अच्छा, मेहदी साहब का एक बहुत खूबसूरत गज़ल है, मुझे बहुत पसंद है और मैं मकसद तमाम लोगों को ये डेडिकेट कर रहा हूँ इस ईद के मौके पर, क्योंकि अपने प्यारों से आप लोग प्यार करें। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये
एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा बेदौरा का भी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी, मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। ये सब आप लोगों के लिए। पहले आप बता दो, अपना ऑर्डर था या हुक्म था आपका? आजकल तो ऑर्डर पे चल रहे हैं हम लोग भाई, ठीक है। अच्छा, ये तमाम उन लोगों के लिए जो इस वक्त परदेश में अपने घरों पर नहीं हैं, ईद नहीं बना सकें घरों पर, उन लोगों के लिए कुछ बड़ी प्यारी सी बातें हैं दूर रहने के हवाले से, तो आपकी नज़र। काई साहब इजाज़त दो आपकी। मैं काई साहब की बात गा रहा हूँ, ये मोहब्बत है इनकी, प्यार है, मेरे बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं। हम बुतों से जो प्यार करते हैं, नकले परवर दिगार करते हैं। क्या मोहब्बत भी कोई पेशा है, लोग क्यों इतना प्यार करते हैं। इतनी कसमें न खाओ घबरा कर, जाओ हम एतबार करते हैं। दिल को पकड़ कर रह जाती हूँ, पूछना कैसे शर्माती हूँ। सारी बातें सुन लेती हूँ, आधी बातें कह जाती हूँ। खुशबू नहीं मिलती कलियों में, कोई रंग नहीं रंग रलियों में। गाँव की सूनी गलियों में मैनू याद तेरियां दियां ने, मैनू याद तेरियां दियां ने, मैनू याद। और जाते जाते जी क्या कहेंगे कि कुछ फास्ट होना चाहिए, ईद का मौका है, खुशी का टाइम है, और उस पर उज़र भाई का डांस होगा जो हम आपको नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे नहीं भाई वो, ठीक है ना, और कंटिन्यू चलेगा कंफर्म। और एक फास्ट सॉन्ग करते हैं गाय साहब के साथ मिलकर, कोई भी कोई करके बहाना सानू मिल माही वे। गाय साहब माही वे रात आ गई चांदनिया, रात आ गई चांदनिया, साडा कल्याण लगदा दिल माही वे, दिल माही वे। रात आ गई चांदनिया, रात आ गई चांदनिया। थैंक यू, थैंक यू। मैं आयज़ा खान। आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं। मेरा जवाब है एतमाद,
जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायात पर, सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद। और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्रीम ने। जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punya Brothers.